नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560969752386089742386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है इंद्रजीत गुप्ता। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इंद्रजीत गुप्ता जो है वो एक कमिटी जो कि इलेक्शन से जुड़ी हुई है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही इस पूरे को देखा ना कि एक अलग से यहाँ पर जो है एक कमिटी है इंद्रजीत गुप्ता के नाम से। अब सवाल भी कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर है कि जो इंद्रजीत गुप्ता की जो यहाँ पर राज्य के वित्त पोषण के ऊपर यहाँ पर एक अलग से इनको बनाया गया था 1998 में, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1999 जनवरी में सबमिट करी, ये आपको याद रखना है। तो ये जो इंद्रजीत गुप्ता है, इनके ऊपर सवाल ये है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण क्या सीधा ले सकते हैं? कभी भी कोई भी राज्य जो है वो विदेश से अगर ऋण लेना है तो वो सीधा अपनी मर्जी से कभी भी ले सकते हैं? नहीं। ठीक है, पहला यस तो बिल्कुल नहीं है, नहीं, क्योंकि ऑप्शन नहीं बन रहे। ले सकते हैं लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गलत लिखा है, आरबीआई की परमिशन गलत लिखा है। ऋण ले सकते हैं लेकिन अगर उनका कोई पहले का ऋण बकाया नहीं है तो वो जाकर के ले सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नो। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में कितनी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इमरजेंसीज जो है, आपातकाल, कितनी सारी हैं? वो है हमारी 3 आपातकाल। कौन कौन सी है 3 आपातकाल? 3 है आपके पास। कौन कौन सी? सबसे पहले आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। सबसे पहली नेशनल वाली है, उसके बाद स्टेट वाली है जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और एक वित्त इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 प्रकार की इमरजेंसी। अगला प्रश्न, कौन से आर्टिकल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि कभी भी एक्सटर्नल अग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, कभी भी बाहर से आक्रमण होता है, आंतरिक अशांति होती है, तो राज्यों की रक्षा करवाई जाए? ये आर्टिकल नंबर 355 में दिया गया। उसके लिए आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है कि आपको क्या लागू करने का अधिकार है? राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट का रूल लाने का यहाँ पर अधिकार है। इसका आंसर बी हो जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेसिडेंट जो है कभी भी राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कर सकता है यदि कभी भी क्या होता है तो। देखो, ये काम तब किया जा सकता है जब बाहरी आक्रमण हो, ठीक है, उसके अलावा इंटरनल डिस्टरबेंस हो, या उसके अलावा आर्म्ड रेबिलियन। ठीक है, अब सांप्रदायिक संघर्ष जैसा कोई वर्ड मेंशन नहीं किया गया है। अब जो है यहाँ पर इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह आर्म्ड रेबिलियन वर्ड को ऐड भी कर दिया गया है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था? इंटरनल डिस्टरबेंस, फिर उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में इसको चेंज कर दिया। अगला यहाँ पर कब कब यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप सभी लोग। कभी वॉर हुआ है तो युद्ध के कारण हो सकते हैं, कभी फॉरेन इन्वेजन, ये वर्ड बिल्कुल है, और विदेशी आक्रमण हुआ है तो, या फिर आर्म्ड रेबिलियन हुआ है, ये तीनों ठीक लिखे हुए हैं। लेकिन इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड जो है, आंतरिक मामला कुछ भी हुआ है, तो ये वर्ड को अब हटा दिया गया है। ये 3 वर्ड्स हैं अभी आज के समय में। आंसर हो जाएगा इसका सी, 1, 2 एंड 3। अगला, किस आर्टिकल में जो राष्ट्रपति है वो मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं केवल 20 और 21 को छोड़कर? देखो, हमारा जो आर्टिकल 358 है उसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है? 358 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19 जो है वो अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 19 के लिए आपको कुछ अलग से कार्य नहीं करना है, आर्टिकल 19 अपने आप जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। जबकि 359 में लिखा है कि राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि कभी भी, मान लीजिए वो लगी हुई है यहाँ पर, मान लीजिए आपातकालीन लगी हुई है, तो बाकी सब फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के, 20 और 21 को छोड़ के बाकी सबको यहाँ पर सस्पेंड किया जा सकता है, 20 और 21 को छोड़ के। अगला,
यहाँ पे भी वही पूछ रहा है कौन कौन से आर्टिकल्स को छोड़ के, तो देखो 20 और 21 को छोड़ के बाकी सबको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन ये काम भी कौन करेंगे, हमारे राष्ट्रपति के अधीन आता है। अगला इनमें से कौन सा आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी के समय भी सस्पेंड नहीं हो सकता, सेम प्रकार से पूछा गया, 20 और 21 अनुच्छेद को आप कभी आपातकालीन के दौरान भी निलंबित नहीं कर सकते। अगला, अब अगर मान लीजिए आज के दिन प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी, तो वो पार्लियामेंट के पास कितने टाइम तक अप्रूव हो जानी चाहिए, तो पार्लियामेंट के पास यहाँ पर अप्रूव करने के लिए 1 महीने का समय होता है। 1 महीने के भीतर भीतर वो जो है अप्रूवल मिल जाना चाहिए, वरना हट जाएगी इमरजेंसी। ठीक है। अगला, किसने ये कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान को धोखा दिया जा रहा है, कि मतलब आप संविधान में ये कर रहे हैं, तो ये बात के एम नाबियार ने कही थी। बी आर अम्बेडकर ने भी ऐसी बात कही है कि अगर आपको कभी राष्ट्रपति का शासन लागू करना है तो वो बिल्कुल लास्ट होना चाहिए कि आप राष्ट्रपति का शासन लागू कर रहे हैं, जब आपके पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं है, सिर्फ केवल तभी होना चाहिए। अगला, इनमें से कौन सा आर्टिकल कभी इस्तेमाल किया नहीं गया है, तो लिखा गया है पर कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो है आर्टिकल 360। 352 तो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकालीन, वो तो 3 बार इस्तेमाल हुई है। कब कब इस्तेमाल हुई है, 1961 की वॉर, मतलब 62 की वॉर में चाइना के साथ, 1971 बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान के साथ, और 1975 में 3 बार लगी है। आर्टिकल 356 तो बहुत ही बार लग चुका है, प्रेसिडेंट का रूल, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, बहुत सारी जगह, यूपी में बहुत सारी जगह लगा है। आर्टिकल 60 भी प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन आर्टिकल 360 कहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये कभी नहीं लगी आज तक, और उम्मीद है कि कभी ना भी लगे, ना ही लगे तो अच्छी बात है, तो ये कभी लगी नहीं। अगला, फाइनेंशियल प्रिविलेज, वित्तीय आपातकालीन भारत में अब तक कितनी बार लग चुकी है, 0, नेवर। क्या आंसर हो जाएगा, नेवर, कभी भी नहीं लगी है। अगला, लोकसभा में नेशनल इमरजेंसी अगर लेकर के आनी है तो उसको कितनी बार तक एक बार में इसको बढ़ा सकते हो, क्या बढ़ाई नहीं जा सकती, गलत बात है, बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज प्रेसिडेंट ने लगा दी, 1 महीने के अंदर अंदर इसको लोकसभा राज्यसभा से अप्रूव करा दिया गया, तो 1 साल तक रहेगी। ठीक है, और ये 1 साल को एक टाइम पे रहेगी, आगे आने वाले हर एक एक साल में आपको यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी उसको आगे ज्यादा बढ़ाने के लिए। अगला, प्रेसिडेंट का रूल कितने समय के लिए हो सकता है, मैक्सिमम कितने समय के लिए हो सकता है, 3 साल। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, सबको लर्न कर रखे हैं। यहाँ पर पहली बार कहाँ पे लगा था, पेप्सू में लगा था पहली बार। अगर आपसे पूछता है कि हमारे जो हमारा यहाँ पर पहली बार लगाया गया है पूरे इसको, नेशनल जो इमरजेंसी होती है ना आर्टिकल 356 की, स्टेट इमरजेंसी, उसको पहली बार कब लगाया गया है, उसे कहते हैं पेप्सू में लगाया गया था। पेप्सू की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, आप लोग लिख लीजिएगा, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। ठीक है, ये 1948 से 1956 तक पूरा था, जिसके अंदर इसी पटियाला और इसमें पूरे के अंदर शिमला, कसौली, चैल, ये सब इसी का पेप्सू का ही पार्ट हुआ करते थे, और इसकी कैपिटल पटियाला रखी गई। ठीक है, और यहाँ पर जो पटियाला, जिंद, कपूरथला, फरीदकोट, नाहरगढ़, सबको एक साथ कर दिया गया। और उसके बाद 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें से पंजाब को अलग करके हरियाणा, उसके बाद सबको सेपरेशन पर यहाँ पर कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से, और फिर उसके बाद 1966 तक आते आते पंजाब से हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, सब कुछ यहाँ पर सेपरेट जो है वो कर दिया गया। ठीक है भाई, 1948 से 56 तक यहाँ पर पता है क्या बोले जाते थे, राज प्रमुख बोले जाते थे, जो कि यहाँ पर कौन थे, यदवेंद्र सिंह। यदवेंद्र सिंह जो है वो यहाँ के प्रमुख थे। ठीक है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। के बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका इसका आंसर सब लोगों को क्लियर हो गया, पेप्सू, जो मैंने आपको समझाया पूरा, उसी रिस्पेक्ट में सब लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि इनमें से कौन यहाँ पर जो है वो जितना भी यहाँ पर राज्य और केंद्र के बीच में अगर जो हमें करों का डिवीजन करना है, करों के डिवीजन का क्या मतलब होता है, करों के डिवीजन का मतलब है कि फाइनेंस टैक्सेस जो होते हैं हमारे, अगर हमें उसे डिवाइड करना है तो वो हमारे डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो देखिए, उस डिवीजन के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल वित्त आयोग होता है, जो कि आर्टिकल नंबर
80 में साफ साफ वित्त आयोग के बारे में लिखा हुआ है। वही वित्त आयोग इसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में जो भी शेयर बाजार है, फ्यूचर्स बाजार है, वहां पे लेन देन के कर पर और संघ द्वारा, राज्य द्वारा एकत्रित ये सब जो है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसको आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। अगला, फाइनेंस कमीशन का काम यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहली चीज, फाइनेंस कमीशन का काम होता है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान। अनुदान का मतलब होता है जो ग्रांट दिए जाते हैं, ये कर नहीं होते। ग्रांट और कर दोनों आपस में बिल्कुल अलग चीज है, दोनों का मीनिंग यहाँ पर डिफरेंट है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों का मीनिंग या तो सेम है या कुछ ऐसा नहीं, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। अगर लोन दे रहे हैं तो अलग चीज होती है, ग्रांट दे रहे हैं तो वो बिल्कुल ही अलग चीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि फाइनेंस कमीशन जो कि आर्टिकल नंबर 280 में लिखी हुई है, वो इनमें से क्या क्या काम करती है? देखो, टैक्स का विभाजन करती है, यह हम सभी जानते हैं कि टैक्स के विभाजन के लिए बिल्कुल बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या ये जो स्टेट्स को ग्रांट जाती है, अनुदान, क्या उसको भी देखती है? बिल्कुल सही, ए और बी दोनों ही इसका आंसर होगा, ये दोनों के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, दोनों ही काम ये यहाँ पर देखती है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। फाइनेंस कमीशन इनमें से क्या नहीं करती? यहाँ पे फाइनेंस कमीशन का काम जो नहीं है वो पूछा जा रहा है। देखो, आयकर का विभाजन करती है, उत्पादक शुल्क एक्साइज का, और अनुदान निर्धारण करती है, लेकिन जो ट्रेड टैक्स होता है ना, व्यापार कर, उसका इससे कोई मतलब नहीं होता है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही बनाया है, हर 5 सालों में बनाई जाती है, और प्रेसिडेंट आगे जो है पार्लियामेंट, संसद में इसको प्रस्तुत करते हैं। एनुअल रिपोर्ट, सालाना रिपोर्ट जाती है ये, ठीक है। अगला, सेंटर और स्टेट के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में जितने भी वित्तीय विवाद होते हैं उनके निपटारे के लिए सबसे जरूरी कौन है? क्यों? क्योंकि उसने ही तो विभाजित किया है, तो अगर कभी भी कोई वित्त का निपटारा आ जाता तो सॉल्व भी वही करने वाली है, कौन? वित्त आयोग। वित्त आयोग यहाँ पर आर्टिकल 280 में जो लिखा हुआ है, ये प्रेसिडेंट द्वारा हर 5 सालों में बनाया जाता है। अभी 15वें नंबर का वित्त आयोग जो है वो चल रहा है, और ये 15वें नंबर का वित्त आयोग जो है वो के सी नियोगी जो है, जो है इसके पहले फर्स्ट जो है फाइनेंस कमीशन के वित्त मंत्री, जो वित्त आयोग के जो चेयरमैन बने थे वो केसी नियोगी थे, और अभी जो है वो कौन है? एन के सिंह हैं। तो ये चीजें भी आप लोगों को दिमाग में रखने, कौन है, कौन बनाता है, इस तरीके की चीजें एग्जाम में सीधा सीधा पूछ ली जाती है, सीधे सवाल बनते हैं इन पर। अगला, राज्य का वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल। यहाँ पर ये स्टेट फाइनेंस कमीशन लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 243 आई में। ये पहले तो नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है। क्यों ऐड किया गया बाद में? क्योंकि जब हमारा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी आया, उसमें विभाजन करने के लिए। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा देती हूँ कि जो हमारा जैसे फाइनेंस कमीशन है, वो सेंटर और स्टेट के बीच में पैसों का विभाजन करता है। अब स्टेट में भी तो आगे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी है, तो ये वाला जो विभाजन होता है ना, ये स्टेट का जो वित्त आयोग है वो करता है आर्टिकल 243 आई के तहत। तो जब आर्टिकल 243 आया है तभी स्टेट फाइनेंस कमीशन भी आया है, मतलब कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसको इंक्लूड कराया गया है। आगे यहाँ पे भी पढ़ेंगे आप इसको, क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे 642 क्वेश्चन में। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है, बिल्कुल। अगला, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को नहीं कर सकता, कर तो सकता ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर जो मेन फाइनेंस कमीशन है वो किसी को असिस्टेंस नहीं दे सकती, देने को तो दे सकती है, पर उसके लिए अलग से बॉडी बनाई गई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तो सही है, पर जो आर है ना वो गलत लिखा हुआ है। अगला, 13वीं का पूछ रहा है, अभी मैंने 15वीं का आपको बताया था, ये पहले का करंट अफेयर है, इसलिए विजय केलकर थे उस समय, और उसके बाद फिर अभी 15वें नंबर पर यहाँ पर एन के सिंह है, आपसे 15वें पूछा जा सकता है, तो आपको 15वां याद रखना है। अगला प्रश्न, 14वीं के कौन थे? अभी बताया, जो हमारी 15वीं तो चली रही थी, जो 14th नंबर की है ना, उसके हैं वाईवी रेड्डी, ठीक है, वाईवी रेड्डी, याद करना है आपको ये। अगला, फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में की जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आफ्टर एवरी 5 years ये बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या हमारी जो राज्य का वित्त आयोग है उसके संबंध में गलत है, मतलब सॉरी सही है? ये एक औपचारिक है, संवैधानिक है,
प्रशासनिक है। तो देखो मैंने आपको बता ही दिया था, ये एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल नंबर 243 आई में इसका उल्लेख है। तो ये हमारी क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में लिखी गई है, तो ये एक संवैधानिक संस्था के रूप में कहलाती है। क्लियर हो गया सबको? याद हो जाएगा, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में पैसा बांटने के लिए जिम्मेदार। अगला, वित्त आयोग में एक चेयरमैन होता है, जैसे अभी एनके सिंह है, ठीक है। लेकिन क्या और भी मेंबर्स होते हैं? बिल्कुल, अकेला पर्सन थोड़ी काम करेगा। तो यस, इसमें और भी होते हैं। कितने? 4 अदर मेंबर्स होते हैं। सब कुछ कौन डिसाइड करते हैं? हमारे राष्ट्रपति। 5 सालों के लिए होते हैं। उनकी मैक्सिमम एज 65 नहीं दी गई है, कुछ नहीं, एज का कोई भी मापदंड नहीं दिया गया है। अगला, प्राइम मिनिस्टर ने, कौन से प्राइम मिनिस्टर ने प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को खत्म किया, जो कि नेहरू जी ने शुरू किया था? नरेंद्र मोदी द्वारा समाप्त किया गया, क्योंकि अब जो है प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लागू है। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके हेड जो होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, वो खुद हमेशा ही प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है भाई, तो उन्होंने खत्म किया है। और प्लानिंग कमीशन लेकर के कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित की गई थी। और यहाँ पर इसको खत्म कौन करा है? यहाँ पर नरेंद्र मोदी द्वारा खत्म किया गया। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये मुझे पता है काफी सिंपल है, आप लोग भी कहेंगे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया मैम। तो देखिए, यूपीपीसीएस कभी इजी इजी भी पूछ लेती है। ठीक है, मेन बात है कि आपको पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कि कभी इजी भी हो जाता है, कभी डिफिकल्ट भी हो सकता है, हमेशा इजी इजी नहीं रहते हैं। अगला बढ़ते हैं। प्लानिंग कमीशन कैसे बनी है? देखो, वही सेम बात है। प्लानिंग कमीशन प्रेसिडेंट ने नहीं बनाई, ना ही पार्लियामेंट ने बनाई है। जो हमारी जो योजना आयोग थी, या फिर अभी नीति आयोग है, ये सी के तरीके से, सी जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो कि संघीय मंत्री परिषद ने कैबिनेट रिजोल्यूशन प्राप्त करा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दिया, उसके बाद बनाया गया। आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, डी भी गलत है, सी इसका आंसर है। मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है भाई, याद हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट इनमें से कौन सा है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान उत्तर, एक्स्ट्रा के रूप में जो काम करे, जो संविधान में नहीं लिखा गया है। देखिए, यूपीएससी तो लिखा गया, आर्टिकल 315 से 323 तक लिखा हुआ है। वित्त आयोग 280 में लिखा है, 281 में भी लिखा है, उसके मेंबर्स के बारे में, उसके काम के बारे में। उसके बाद निर्वाचन आयोग 324 में लिखा हुआ है, 324 से 329 तक। लेकिन नीति आयोग का मेंशन कहीं नहीं है, तो उसको आप कह सकते हो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ है, जो एग्जिस्ट करती है पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं हुई है। ठीक है, नीति आयोग अभी काफी ज्यादा न्यूज में है, आकांक्षी जिलों के लिए, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम प्रोग्राम, इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो इनको पढ़ के जरूर जाइएगा, ये मैंने आपको अलग से भी कवर करवाए हैं। इनमें से कौन सी संवैधानिक निकाय नहीं है? तो प्लानिंग कमीशन, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग जो है, ये 315 से 323 तक है। सेम ये भी 315 से 323 तक है। वित्त आयोग 280 तक है। योजना आयोग का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू है, वो यूएसएसआर से देख के ये वाली चीज को लेकर के आए थे 1950 में, जिसका पूर्ण रूप से काम क्या था? 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना को निर्धारित करना। और 12 तक हमारी पंचवर्षीय योजना चली भी है, उसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि नीति आयोग आ गया। अगला, इनमें से कौन सा एक, अलग से वही सेम चीज, सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शंस के साथ, बस अलग अलग सेट में अलग अलग टाइम पे पूछा गया है, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं पूछा। ठीक है, अगला, इनमें से कौन संविधान का पार्ट नहीं है? तो देखिए, इलेक्शन कमीशन तो है, बताया, फाइनेंस कमीशन भी है। इंटर स्टेट काउंसिल भी आर्टिकल 263 में लिखी हुई है। केवल प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का उल्लेख नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लानिंग कमीशन। ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं प्लानिंग कमीशन के, उनकी जो पोस्ट होती है वो किसके इक्विवेलेंट, समकक्ष होती है, मतलब किसके जैसी सेम होती है। ठीक है, मतलब इक्वल इक्वल बताना है आपको। वो एक कैबिनेट के मिनिस्टर की तरह उपाधि दी जाती है इनको, जो डेप्यूटी चेयरमैन होंगे प्लानिंग कमीशन के। अभी तो नहीं है प्लानिंग कमीशन, पर नीति आयोग में वाइस चेयरमैन होते हैं, उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर जैसी रैंक दी जाती है। अगला आपको बताना है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन दोनों इनडायरेक्ट तरीके से होते हैं। हाँ, ठीक बात है। और उसके बाद दोनों के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राज्य की विधायिका होती है। गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिका का कोई योगदान नहीं होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगी, फर्स्ट राइट है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कौन कौन पार्टिसिपेंट होते हैं। देखो, अगर मैं सबसे पहले
राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? सबसे पहले वहां पे शामिल होते हैं दोनों हाउसेस के, लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ठीक है, इलेक्टेड का मतलब है इसमें 543 और इसमें 245, 788 एमपी शामिल होते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं उपराष्ट्रपति की बात करूं, उपराष्ट्रपति के मामले में लोकसभा राज्यसभा के सारे लोग शामिल होते हैं। इनके सॉरी सॉरी, मैं दोबारा करेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पर। जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनमें यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ एमएलए भी शामिल होते हैं। लोकसभा के 543 लेकिन राज्यसभा के 233, क्योंकि राज्यसभा के जो 12 है ना, जो मनोनीत होते हैं, जो 12 होते हैं जो प्रेसिडेंट खुद से नामांकित करते हैं, वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। ये लोग शामिल होते हैं। ठीक है, एमपी ये होते हैं, और एमएलए सारे के सारे जो निर्वाचित इलेक्टेड होते हैं वो सारे एमएलए भी। वहीं अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो उसमें एमएलए का कोई भी मतलब नहीं है। केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सारे मिनिस्टर्स, सारे लोग, सारे एमपी, इसके 543, इसके 245, 788, सारे के सारे लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो पास हुआ था, ये कब पास हुआ? क्योंकि ये उस समय न्यूज में था तो वे बता दूं, 12 दिसंबर को हुआ था। वैसे डेट बहुत कम पूछी जाती है, बट ये कुछ उस समय की इंपॉर्टेंट न्यूज थी इसलिए पूछ ली गई। एनडीसी कब बना था? एनडीसी 6 अगस्त को यहाँ पर 1952 में, सॉरी 52 में, 51 नहीं, 6 अगस्त 1952 को बना था। प्लानिंग कमीशन जो है ना, वो 15 मार्च 1950 को बनी थी, संविधान लागू होने के बाद। उसके बाद 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया गया, अप्रैल में वो आ गई। उसके बाद फिर 6 अगस्त 1952 को एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। और ये राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो 5 ईयर प्लान्स को मंजूरी देने का काम करती है, अप्रूवल देने का काम करती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। एनडीसी क्या क्या काम करती है? इनमें से एनडीसी यहाँ पर जितने लिखे हैं ठीक ही लिखे हुए हैं काम। योजना की उन्नति का चर्चा करना कि 5 ईयर प्लान बन गया, उसकी उन्नति कितनी हुई है, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी हुई है। योजना निर्माण के दिशा निर्देशों को बताना। धन आवंटन सुझाना गलत है, ये धन आवंटन का काम नहीं करती है। सबसे बड़ी बात यही है कि धन आवंटन का काम बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है भाई, ये धन आवंटन का काम पहले प्लानिंग कमीशन करती थी, अब नीति आयोग भी ये काम नहीं करती है कि जितना भी हमारा पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, वो ये डिसाइड करने के लिए लायबल नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, मैं आपको कहूंगी कि इसको प्लीज लिख लीजिएगा। जितने भी पैसों की यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, ये पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम नहीं करती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। यहाँ पर कौन योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करते हैं? दोनों के बीच में एक तरीके से बातचीत करवाने का कार्य जो है यहाँ पर वो करते हैं, कौन है? एनडीसी। ठीक है, एनडीसी का काम है। अगला, इंडिया में ऑम्बड्समैन, देखो ऑम्बड्समैन यहाँ पर इंडिया में अब बना दिए गए हैं, लोकपाल कहते हैं उनको। लोकपाल का पहली बार सिफारिश एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन द्वारा किया गया था। और लोकपाल शब्द जो है वो किसने निकाला है? वो यहाँ पर एल एम सिंघवी द्वारा निकाला गया शब्द है। ऑम्बड्समैन जो वर्ड है ये हमने स्वीडन से लिया है, इसका अपने भारत के हिसाब से हमारा जो वर्णन है वो हमने लोकपाल के हिसाब से किया है, जिसको पहली बार 1968 में प्रस्तुत करने की बात हुई थी, पास नहीं हुआ था। बाद में जाके जब अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, इन सब ने प्रोटेस्ट किए हैं, तब जाकर के इस बिल को अब पास करवाया गया है। और ये जो बिल है अब जो पास हो चुका है, ये बिल में पहले हमारे लोकपाल जो है वो कौन बने हैं? भारत के पहले लोकपाल वो बने थे पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। और अभी इनको हटा करके सेकंड लोकपाल भी बन चुके हैं, आर के मोहंती। ये भी आप याद रखेंगे, आर के मोहंती को भी बना दिया गया है। इनका ऑफिस जो है वो दिल्ली में बना हुआ है। कौन होते हैं ये एक तरीके से एंटी करप्शन मैन है, जो कि करप्शन के ऊपर निगरानी रखने के लिए यहाँ पर लायबल होते हैं। जितना भी करप्शन, जैसा भी करप्शन कुछ भी होता है, ये सब पे नजर रखते हैं। वैसे तो सीवीसीबी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एक बॉडी बनी हुई है, पर उसके अलावा एक ये भी बॉडी है जो कि इन चीजों के ऊपर काम को देखती है। ठीक है भाई, अगले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
वही मैं आपको बताया, जो बताया था, पूछा भी था अभी, कि पहला लोकपाल बिल भारत में कब आया था, 1968 में ही इसको लेकर के आया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला पूछ रहा है कि भाई यहाँ पर किसने ये बात बोला था कि जो हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, विधायिका और मुख्य न्यायाधीशों की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। यहाँ पर जो है रिकमेंडेशन जो है यहाँ पर दी गई है। ये एक बॉडी है जिसका नाम है यहाँ पर सेकंड एआरसी। सेकंड एआरसी बताया था ना अभी मैंने, एआरसी लेकर के आई थी, यही यही एआरसी ने लोकपाल के लिए भी बोला था, और यही एआरसी ने इस पॉइंट के लिए भी बोला है। इसको भी याद रखिएगा, एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। पहला लोकायुक्त का ऑफिस किसने बनाया, महाराष्ट्र ने। जैसे लोकपाल जो है पूरे भारतवर्ष के लिए होते हैं, सेम उसी प्रकार से एक लोकायुक्त होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल पे काम करते हैं। लोकायुक्त स्टेट लेवल पे होते हैं, लोकपाल पूरे एक भारत के लेवल पे काम करते हैं। तो ये डिफरेंस को याद रखिएगा, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो पहला जो लोकायुक्त का ऑफिस बनाया है वो महाराष्ट्र ने बनाया है। लोकायुक्त जो होंगे यहाँ पर वो गवर्नर अपॉइंट करेंगे, जबकि जो लोकपाल होंगे वो भारत के हैं, तो उनको कौन अपॉइंट करेंगे, हमारे भारत के प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करने वाले हैं। याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर जो लोकपाल का जो टर्म होता है ऑफिस का रहने का, वो कितने साल रखा गया है, 8 साल है अभी इसके हिसाब से। यूपी का, ठीक है, यूपी का आपसे पूछ रहा है। 8 साल है, वैसे 4 साल 5 साल कोई टर्म फिक्स नहीं है यहाँ पर। पहली स्टेट जिसने लोकायुक्त बिल 2011 में पास किया था, 2011 में, वो है उत्तराखंड, जो कि यूपी से ही अलग हुई है 8 नवंबर 2000 को। अगला, लोकपाल का बिल जो है पूरा लाने के लिए इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। अन्ना हजारे मैंने आपको बताया था ये शामिल थे, संतोष हेगड़े, प्रशांत जोशी नहीं थे इसके अंदर, और किरण बेदी भी नहीं थे, और शांति भूषण थे। 1, 3 और 5 जो है ना, ये तीनों लोग इसमें शामिल थे, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। वो ऑप्शन में नहीं दिए लेकिन वो लोग भी शामिल। ठीक है। अगला, अब आपको एनएचआरसी के बारे में पूछ रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। असल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ना, ये भारत में मानव अधिकारों के लिए एक सबसे बड़ी बॉडी है, जो पूरे इंडिया में जो भी हमारे मानव अधिकार है उनके लिए काम करता है। अब एनएचआरसी के बारे में अगर मैं बात करूं कि ये क्या काम करता है या इसमें क्या क्या चीजें हैं, देखो ये तो सबसे पहले 1993 में बनाई गई थी ह्यूमन राइट्स एक्ट के उसमें। और इनका जो काम है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे खुश रहे उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। अभी इसके हेड है अरुण कुमार मिश्रा। असल में जो ये बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी ताकि टेररिज्म हो गया, जेल जाना हो गया, इन सब चीजों को लेकर के पूरा काम करे। इसमें असल में कितने नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, चेयरमैन होता है, और वो 5 सालों के लिए या 70 सालों के लिए यहाँ पे रह सकते हैं। और इनके जो चेयरमैन होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। देखो भाई मेरे साथ लिख लो, रिवाइज कर लो। इसके अंदर एक तो चेयरमैन होंगे, प्लस साथ में 5 और लोग होंगे, जिसमें से चेयरमैन जो है वो कौन होने चाहिए, या तो चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश, या फिर जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के नहीं हो सकते। उसके अलावा जो इसमें 5 अदर मेंबर होंगे उनमें से एक मेंबर कौन होना चाहिए, 5 में से एक में वो होने चाहिए या तो सुप्रीम कोर्ट के जज, या फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के। ठीक है। उसके अलावा जो 3 मेंबर होंगे और उनमें से एक होनी चाहिए विमेन, महिला होनी चाहिए। और उसके अलावा ऐसे लोग जिनको ह्यूमन राइट्स की नॉलेज है। उसके अलावा जो लोग बच गए वो और कहीं के भी हो सकते हैं, मान लीजिए वो किसी और कमीशन के, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जनजातीय के लिए हो गई, अनुसूचित जाति के लिए हो गई, तो ऐसे लोगों को भी यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चेयरमैन और बाकी लोगों को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से ये आप लोग पूरा याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एनएचआरसी हर बार न्यूज में रहता है। अब इसका टाइम पीरियड जो है 5 साल से कम करके 3 साल भी कर दिया गया है। अगला, 1993, ये जो हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यहाँ पर इनमें से कौन जो है यहाँ पर वो चेयरमैन बनने के लिए जो है वो योग्य है, कौन हो सकते हैं यहाँ पर चेयरमैन बनने के लिए योग्य। तो देखिए इनमें से रिटायर्ड सीजेआई जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं रिटायर्ड सीजे, क्योंकि और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा ना, हाई कोर्ट का तो हो नहीं सकता है। तो सीजे लिखा है तब तो ये आंसर हम मान सकते हैं कि बिल्कुल हाँ हो सकती है ये चीज। तो अगले में बढ़ते हैं आगे।
इनमें से कौन जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है मानवाधिकार आयोग, क्योंकि बाकी तो सब लिखा हुआ है। फाइनेंस कमीशन आपको मैंने बताया था आर्टिकल 243 आई में है। लोकसभा का सचिवालय भी लोकसभा के जो आर्टिकल्स है 79 से लेकर के 122 तक सब में लिखा हुआ है। और वित्त आयोग जो है वो तो 280 में लिखा ही हुआ है। लेकिन मानव अधिकार आयोग जो है वो 1993 में स्थापित किया गया था। इसके बारे में कहीं उल्लेख नहीं है संविधान में, पर ये संविधान के अलावा पार्लियामेंट ने पास किया था। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। इनमें से कौन बाकी तीनों से अलग है? तो देखो भाई, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे, पहले तो आप यही देखो, ऑड वन आउट निकालना है तो ये 338 आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये 280 में लिखा है, ये कहीं नहीं लिखा है, ये 324 में लिखा है। तो बाकियों से अलग यही होगी ना, बाकी तीनों तो सेम हो जाएंगे, क्योंकि तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। अगला, इनमें से कौन आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, संवैधानिक है, लिखे हुए हैं? तो राज्य का निर्वाचन आयोग 243 के, वित्त आयोग 243 आई, है ना, आपको बता ही दिया था ये तो मैंने पूरा। अब अगला आप देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट पंचायत बिल्कुल 243 से लेके 243 ओ तक लिखा है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि स्टेट इलेक्शन ऑफिसर के बारे में मेंशन कुछ नहीं है हमारे संविधान में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वही आपसे नेशनल कमीशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिवीजन के बारे में पूछ रहा है कि संविधान के पुनरीक्षण के लिए जो हमारा राष्ट्रीय आयोग है उसके बारे में पूछ रहा है कि इनके इनके कथनों पर विचार कीजिए। अगर कभी भी ऐसा, जिस ये बनाई गई है कि भाई अगर कल को हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी रिवाइज करना है तो हम क्या क्या देखें उसमें से। तो इसमें से अगर आप देखो तो ये रिकमेंडेशंस देती है, ये आपको अनुशंसात्मक प्रकृति की होती है, सही बात है। ये पार्लियामेंट के कहने पे बनाई गई है, ऐसा तो नहीं है। इसको हेड करने वाले एम वेंकट चिल्लैया थे, हाँ। ये इन सब बातों पे फोकस करती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देश की इकोनॉमिक नीड्स पे फोकस नहीं करती, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करती है। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, बाकी स्टेटमेंट्स इसके अंदर गलत लिखी हुई है। ठीक है, जो कमेटी बनाई गई थी, जैसे अभी ये वाली है कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी, फरवरी 2000 में बनाई गई थी। इसके हेड एम एन वेंकट चिल्लैया ही थे, सरकारिया नहीं है वो। सरकारिया याद है आपको? कृष्णा सरकारिया कमीशन याद है, 1983 में आई थी, फिर उसने राजीव गांधी की सरकार में 1987 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। कृष्णा अय्यर ये जस्टिस हैं, ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने यहाँ पर PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो देश को दिया था, PN भगवती के साथ मिलकर के। फातिमा बीबी ये पहली महिला जज के रूप में अपॉइंट की गई थी। तो बाकी ऑप्शन को आप हटा दीजिए, नाम आपने जरूर भले ही सारे सुने होंगे पर आप बाकी ऑप्शन को हटा दीजिए, वेंकट चलैया आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स, जिनको यहाँ पर प्रस्तावों ने अक्षुण विवाद सूत्रपात किया है, वो ये लेकर के आने वाले कि बोर्ड ऑफ ये होना चाहिए, ये कौन लेके आए थे? मोरारजी देसाई, जब वो जनता पार्टी के माध्यम से हमारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। मंडल कमीशन, बीपी मंडल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कमीशन है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब सबमिट की गई थी? तो आपको मैं पहले थोड़ा सा इस टॉपिक इस पे बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मंडल कमीशन के बारे में बता दूं। क्या है मंडल कमीशन? ये हमारी भारत की 1979 में जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी, जनता पार्टी में जब प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे। इसको हेड करने वाले बीपी मंडल है, जो कि उस समय के एक पार्लियामेंट MP थे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर OBC कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर काफी काम किया था। 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। ठीक है, और उसके बाद जो है ये 1980 में आया, तब तक VP सिंह थे। VP सिंह ने यहाँ पर जो आप कह लीजिए कि इन्होंने 1989 से 1999 तक अपना इसको लागू करने की बात जो है वो करी भी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंदिरा साहनी चैलेंज जो केस है ना, उन्होंने मंडल कमीशन को चैलेंज भी किया था और ये बोला था कि भाई जो ये आप 50% के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ये एप्लीकेबल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, मंडल कमीशन से पहले भी तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी जो सोशली बैकवर्ड पीपल है उनके लिए यहाँ पर किया गया था, पर इसको बाद में इंप्लीमेंट कराने के बाद काफी सारी सुधार जो है वो भारत में देखने को हमको मिले हैं। राइट, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसकी अप्रूवल से पब्लिक सर्विस स्टेट कमीशन जो है उनको यहाँ पर उनके में किसी भी एक अनुमोदन से संघ सेवा लोक आयोग को सौंपा जा सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो प्रेसिडेंट के कहने पे ही होगा ना, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग UPSC का तो प्रेसिडेंट ही देखेंगे यहाँ पर पूरा। अगला है यहाँ पर UPSC के बारे में। क्या है UPSC? कॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 323 में लिखी हुई है। तो क्या हो गई है? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन
हो जाएगी। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर यूपीपीसीएस के बारे में देखो, यूपीपीसीएस ने अपने ऊपर ही सवाल कर लिया। यूपीपीसीएस पूछ रहा है कि भाई यूपीपीसीएस का सारा जो खर्चा होता है वो कहाँ से निकलता है, तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेट का है तो स्टेट के खर्चे से ही आएगा। फीस से आने वाले से कुछ नहीं होता, ना कंटिजेंसी से आता है, स्टेट के खुद की संचित निधि से ही सारा पैसा डिराइव किया जाता है। ऐसे ही यूपीएससी भी है, यूपीएससी का भी सारा पैसा कहाँ से आता है, जो पूरे इंडिया की संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है, वहां से पैसा आता है। ठीक है, तो पैसा तो इसी प्रकार से सारा निकाला जाता है। अगला, पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन जो भारत में बनी थी बिफोर इंडिपेंडेंस, वो कौन से एक्ट के तहत बनी थी? तो जो पहली बार बनी थी वो 1919 के एक्ट के बाद एक कमीशन आई थी, ली कमीशन। उन्होंने यहाँ पर जो है 1 अक्टूबर 1926 को पहली बार पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया था। उसके बाद इसका नाम फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बाद में जाके कर दिया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अलग अलग स्टेट से जुड़ा हुआ, ठीक है, राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किसके अंदर दिए हुए हैं? आर्टिकल 371 में। 370 में सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर का है, लेकिन 371 में 371A, 371B, 371C, इसके अंदर पूरा बहुत सारी चीजों के बारे में आगे का उल्लेख किया गया है। ठीक है, एक सिंगल बात नहीं है यहाँ पर। इसके अंदर आर्टिकल 371 के अंदर बहुत सारी चीजों का यहाँ पर उल्लेख जो है वो किया गया है, जो कि मैं आपको अभी लिखवाऊंगी अगली शीट पर। वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। लिख लो आप मेरे साथ, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है। जिनको पता है वो मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं, जिनको नहीं पता वो आप बस मेरे साथ एक बार इसको अपने नोट्स में ऐड कर लो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन सी स्टेट को यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक एक करके मैं बता देती हूँ कि 370 में तो आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर का हटा दिया गया है। अब 371 में महाराष्ट्र और गुजरात का दिया गया कि भाई इनको विदर्भा, मराठवाड़ा, कच्छ के गवर्नर वहां पर जो है इनको स्पेशल वहां पे बोर्ड्स बनाने होंगे। 371A में नागालैंड का जिक्र किया गया, ताकि नागालैंड का कुछ भी जो पार्लियामेंट पास करेगी ना यहाँ पे, तो वो नागा पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, वो नागा के जो रूल्स हैं, कस्टम है, उनके हिसाब से उसको लागू करवाया जाएगा। गवर्नर ये सारे काम देखेंगे। 371B जिसके अंदर असम के बारे में दिया हुआ है, असम के ट्राइबल एरियाज के हिसाब से सारी चीजें होंगी। फिर 371C मणिपुर के लिए है। डी और ई आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक है, डी और ई। उसके बाद एफ, एफ याद कर लीजिएगा, सिक्किम। सिक्किम हमारे भारत का पहले पार्ट भी नहीं था। आर्टिकल 2 के तहत सिक्किम को 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत भारत में ऐड किया गया। पहले सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया था 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974। आई होप आप लोगों का यूपीपीसीएस प्री आने वाला है तो आपको ये सारी चीजें पता है पहले से, मेरे साथ सिर्फ रिवाइज कर रहे हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद 371G, उसमें किसके बारे में है? मिजोरम के बारे में दिया गया है। फिर एच में अरुणाचल, आई में गोवा, और जे में हैदराबाद और कर्नाटका के रीजन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये है पूरे जे तक, अगर आपको लर्न हो जाए तो मैं कहूंगी बहुत अच्छी बात है। लर्न कर सको तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं भी लर्न कर सको तो भी कोई बात नहीं, जो बताया है उसको उतना लर्न कर लो, उतना भी बहुत है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पहले के प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। मेरा सजेशन यही है आप सभी को कि पढ़ जरूर लेना, इसको रिवाइज जरूर कर लेना। अगला यहाँ पर 371B इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? ये तो था देखो 371, नागालैंड था 371A, है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि 371B किससे जुड़ा है, तो अभी बताया था मैंने, आसाम से जुड़ा हुआ है। अगला 371 अकेला महाराष्ट्र और गुजरात से, क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात पहले एक ही हुआ करते थे, फिर मराठी बोलने वाले और गुजराती बोलने वालों को अलग अलग कर दिया गया है 1960 में। 1956 में जो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसके बाद 1960 में अलग कर दिया गया, और ये इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। अगला, जम्मू कश्मीर में कौन से आर्टिकल के तहत जो है पूरा रूल चलता है? जम्मू कश्मीर में आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 1 और 370 के तहत चलता है, बाकी सब आप समझ सकते हैं गलत लिखा हुआ है, अब नहीं है, पहले हुआ करता था। अगला, हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में बनाने की मांग करता है? आर्टिकल 324, ये मैंने आपको बताया था। ये मैंने आपको बीच बीच में कई बार बता दिया, तो अब तक तो मुझे उम्मीद है कि सबको लर्न हो गया होगा। अगला भी वही प्रश्न है, 324 में क्या लिखा गया? इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के बारे में लिखा गया। निर्वाचन आयोग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, निर्वाचन आयोग को हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो यहाँ पर लेके आते हैं। निर्वाचन आयोग में पहले एक तो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
साथ में होते हैं और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। 1989 तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, बाद में इस प्रावधान को ऐड किया गया। क्यों? क्योंकि तब समय में जो उम्र है ना, वो घटा दी गई थी, इसीलिए ये वाला जो प्रावधान है वो लेकर के आना पड़ा, क्योंकि उम्र जो है यहाँ पर वो घटा दी गई थी। उम्र यहाँ पर कितनी कर दी गई थी? जो 21 साल थी उससे 18 साल कर दी गई थी, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीजें आपसे ऐसे पूछी जा सकती है। ठीक है।